नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जीएफ लो क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि जीएफ लो क्लासेस पर पिछले कई दिनों से इतने सारे वीडियो लेक्चर चल रहे हैं और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भारतीय संविधान के उस टॉपिक पर, यानी प्रेम्बल आज हम पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसके बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते ही होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो आइए देखते हैं क्या कहती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद मैं उस प्रस्तावना के बारे में ये चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या प्रस्तावना की चीज़ों को हमको याद करके रखना पड़ता है। तो प्रस्तावना में देखिए, हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए समस्त नागरिकों में जो गरिमा में है तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने की वाली दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित करती है या अंगीकृत करती है। ये प्रस्तावना के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। हालांकि मैंने जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनको पढ़ के बताया और कुछ चीज़ों को बीच बीच में छूट भी जाती है। तो प्रस्तावना में हमको याद क्या रखना है, और प्रस्तावना को हमको पूरी याद, यदि आप प्रीवियस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेस से बात करें तो प्रस्तावना को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरी याद करने की कोई संभावना नहीं। यदि मेंस का जब क्वेश्चन आता है तो मेंस के क्वेश्चन के हिसाब से उसको पूरी याद होना चाहिए लिखित से, तब आपका प्रश्न सही तरीके से माना जाएगा। लेकिन ओटी टाइप से आपको सिर्फ इसमें कुछ चीज़ों को याद रखना है। जैसे न्याय शब्द जो है, न्याय शब्द के अंतर्गत हम 3 पढ़ते हैं कि न्याय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो न्याय शब्द के अंतर्गत आते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। यानी जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसमें लिखा होगा कि न्याय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन आते हैं। तो न्याय के अंतर्गत आती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो पहली चीज आपको याद रखना है इसमें न्याय के बारे में, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक्स और राजनीतिक, पॉलिटिक्स, ये चीज़ें 3 आपको याद रखना है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता के बारे में। तो स्वतंत्रताओं को 5 प्रकार में बताया गया है। स्वतंत्रताओं को बताया गया है 5 प्रकार।
अब 5 कौन कौन से हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। स्वतंत्रता है 5। स्वतंत्रता 5 स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और ये स्वतंत्रताएं के बारे में बताया गया है और इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। अब आती है बात समता की। तो समता कहा गया है 2 चीज़ों के बारे में, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये जो इसमें याद करने वाली चीज़ें थी वो ये थी, और इसमें जो याद करने की चीज़ है वो ये है, जैसे स्टार्टिंग में ही लिखा आता है तो उसमें क्रम संयोजन का वो आता है कि ये सही क्रम कौन सा है। वो है पहली वाली लाइन कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये भी आपको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से याद होना चाहिए। अब बात ये आती है कि जो प्रस्तावना है उसका अर्थ क्या है। तो प्रस्तावना में हम देखते हैं कि हम भारत के लोग, यानी जो सब कुछ संविधान की जो बात बताई गई है वो भारत के व्यक्तियों में ही निहित की है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो अर्थ है वो बताया गया कि हम किसी भी आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं हैं। यानी हम अपनी खुद की एक क्या निर्णय लेना है, क्या काम करना, ये सारी हमारी खुद की वो है, मर्जी है। हम किसी शक्ति के अधीन नहीं हैं। उसके बाद आता है समाजवादी शब्द। तो समाजवादी शब्द के अंतर्गत जो आता है उसमें बताया गया है कि सामाजिक आर्थिक न्याय सभी को एक जैसा देखा जाए। फिर आपको एक शब्द मिलता है पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष में बताया जाता है कि जो भारत में जो विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो गवर्नमेंट का अपना कोई धर्म नहीं है। गवर्नमेंट किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देती, सभी धर्म को समान रूप से देखती है और सभी धर्म उसके लिए एक जैसे। अब आता है डेमोक्रेसी की बात। तो डेमोक्रेसी में आप जैसे ही देखते होंगे कि हम एमएलए, एमपी, इनके इलेक्शन होते हैं तो उनको हम प्रतिनिधित्व के रूप में मतदान करते हैं, यानी जो सरकार बनती है वो हमारे वोटों के द्वारा बनती है। अब एक शब्द और आता है इसमें गणराज्य के बारे में। आप गणराज्य जो शब्द देख पा रहे हैं इसका मतलब क्या है। पहले क्या होता था कि जो राजा होता था तो राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन आज जो वर्तमान समय में 1950 के बाद जब से भारतीय संविधान लागू हुआ उस दिन से ऐसी प्रथा को ख़त्म किया गया और जो जनप्रतिनिधि के द्वारा जो चुना जाता है उसको हम एक यानी वंशानुगत व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है। ये तो प्रस्तावना की कुछ बातें थी। अब मैं बताता हूँ कि अभी तक भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या प्रियम्बल है उसमें अभी तक वर्तमान में कितने संशोधन हुए, और जब संशोधन इसमें एक हुआ है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें एक संशोधन हुआ। उस संशोधन के द्वारा यह देखा गया कि
3 शब्दों को जोड़े गए थे। 3 शब्द वो कौन से थे? 3 शब्द थे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, सोशल, सेकुलर और अखंडता। इन 3 शब्दों को 1976 में जोड़ा गया, जबकि ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे। अब बात ये आती है कि जो हमारी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को किसने पेश किया? जो प्रस्तावना बनाई तो उस प्रस्तावना को पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इसको पेश किया और भारतीय संविधान सभा द्वारा इस प्रस्तावना को जो स्वीकार किया गया वो किया गया 22 जनवरी 1947 में इसको पेश किया गया। मतलब मान्यता दी गई, इसको स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1947 में। ये इसकी महत्वपूर्ण बातें थी प्रस्तावना के संबंध में। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है या जो प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसके बारे में एक मत नहीं है। कभी किसी केस में आता है कि संशोधन किया जाता है, कभी किसी केस में आता है कि संशोधन नहीं किया जा सकता। किसी केस में बताया गया है कि संशोधन किया जा सकता है, तो उस मात्रा तक जब तक कि इस प्रस्तावना में मूल अधिकारों के असंगत ना हो। ऐसे कई सारे केस इसमें आए हैं, तो हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण केसों को जिनके बारे में आप के समक्ष में एक केस आता है। पहले इनरू बेरुवारी का मामला। इनरू बेरुवारी बनाम भारत संघ 1960 में ये पहला मामला आया, जिसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। यानी जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। जब कोई चीज़ या प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है तो उसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है। यानी इसमें कहा गया कि जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग तो है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना है, संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद एक केस आया केशवानंद भारती जी का। तो उसमें बताएगा कि आप प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन संशोधन उस मात्रा तक कर सकते हैं जिस मात्रा तक मूल अधिकारों के असंगत ना हो और मूल अधिकारों को नष्ट ना करती हो। तो मूल अधिकारों के बारे में जो उसका जो मूल ढांचा है उसको इस केस में प्रतिपादित किया गया। इसी प्रकार अन्य केस आते रहे और ये केशवानंद भारती का जो मामला है ये 5 न्यायाधीशों की
जो बेंच होती है वो संवैधानिक बेंच होती है, जबकि इस केस को जो सुना गया था वो 13 न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा सुना गया था, जिसमें जो निर्णय आया वो 7-6 के निर्णय में था, यानी 7 समर्थन में थे और 6 अनुसमर्थन में थे। तो इस प्रकार हमने संविधान की प्रस्तावना को आपको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह प्रस्तावना थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही गई होगी। यदि आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।